ज्यादा लोकप्रिय सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम पूरा 1 घंटे का रहता है, यानी अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक आप और हम साथ में रहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनके जवाब रहेंगे और आपके सवाल रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो सबसे पहले हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है हमसे जुड़ने के लिए 0755 266 232। साथ ही एक और नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए 0755 266 0049। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप हमारा ये कार्यक्रम दूरदर्शन मध्य प्रदेश के चैनल के साथ ही DDMP के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक। और सबसे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। क्या कहता है हमारा आज का पंचांग? तो आज की तिथि आपको बता दें, आज है विक्रम संवत 2082 के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। दिनांक है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। साथ ही हम ये भी कहेंगे जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, उनको भी दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये भी कहेंगे कि अपने दिन को यादगार ज़रूर बनाएं और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए कोई एक नेक काम ज़रूर करें। चाहे तो पेड़ लगाएं, दान करें या कुछ भी एक नेक काम ज़रूर कीजिए ताकि आज का दिन आपको हमेशा याद रह जाए। और जैसा कि घरों में अभी त्योहारों का भी सीज़न चल रहा है, सफाई भी चल रही है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और आइए बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहता है हमारा आज का इतिहास और क्या है इतिहास के पन्नों में आज खास। तो आज जैसा कि हमने बताया कि आज है 8 अक्टूबर, तो आज 8 अक्टूबर क्यों खास से बताते हैं। आज के ही दिन सन 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था, यानी आज है वायुसेना दिवस। 1996 में ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी। वहीं 1998 में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। और अगर सप्ताह की बात की जाए तो आज वन्य जीव सप्ताह है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। और वहीं विश्व वयोवृद्ध दिवस भी आज ही है। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं एक छोटा सा विचार हमें पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और दिन भर के लिए तरोताज़ा कर देता है। तो जानते हैं क्या है हमारा आज का विचार? हमारा आज का विचार है सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल बात सत्य भी है, क्योंकि सलाह तो बहुत सारी मिल जाती है लेकिन हमें सही सीख हमारा अनुभव देता है। इसलिए अगर कार्य करने से पहले किसी चीज़ का अनुभव लेना है तो करके देखिए, और जब हम करके देखते हैं तो मंजिल ज़रूर मिलती है। तो ये तो था हमारा आज का विचार। और अब आपको जिस पल का इंतज़ार था, यानी हमारे मेहमान का, तो आइए आपका परिचय हम उनसे करवा देते हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री गीत धीर जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीत जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारा नोट कर लीजिए, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसलिए हमारा आज का विषय है त्योहारों में रहें सतर्क, सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ। जी हाँ, इसी विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। त्योहारों का समय अलग ही होता है, मानो हवा में थोड़ा सा जादू सा रहता है। हर जगह लोग उत्साहित नज़र आते हैं और रौनक भी देखिए ना, बाज़ारों की रौनक भी देखने को मिलती है, मन भी प्रसन्न रहते हैं, वहीं पकवान भी बनते हैं और जो है हर जगह जैसा कि हमने कहा ना, उल्लास और उत्साह का माहौल रहता है। तो सबसे ज़्यादा अपनों से मिलना, समय बिताना, खुशियाँ बांटना, त्योहारों की खरीदारी करना और बहुत मज़े करना, बहुत कुछ रहता है। लेकिन शायद इस समय में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी सुरक्षा, अपना स्वास्थ्य और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हम तो हैं, इसलिए हमने आज का यही विषय चुना है कि त्योहारों में रहें सतर्क, सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ। तो गीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कहा कि बाज़ारों में भी रौनक दिखाई दे रही है, सभी के चेहरे खिले हुए रहते हैं। कोई यहाँ खरीदारी कर रहा है, कोई नई चीज़ें ला रहा है, घरों में प्लानिंग होती रहती है आज क्या बनना है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आप
व्यापारी संघ, भील समिति, मानस भवन सबसे जुड़े हुए हैं। संस्कृति विभाग में भी हैं आप हैं, और फिटनेस से भी आप जुड़े हुए हैं। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी आप मेंबर हैं। मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो आपका दायरा है वो तो बहुत ही बड़ा है, और निश्चित रूप से आप तो बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है जी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे जी कि इस विषय पर ही प्रकाश डाला जाए जी। सबसे पहले मैं नमस्कार एमपी के सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने बोला, विषय भी बहुत ही अच्छा है, और उत्सव का जो है पर्व है दीपावली, और अब इसके बाद में पर्वों की झड़ियाँ सी लग जाती हैं। ये जो मौसम आता है और वर्षा ऋतु के बाद में आदमी के मन में एक उत्साह जो है अपने आप उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि त्योहारों में मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, पटाखे चलाने को मिलते हैं, लोगों से मिलने को मिलता है। खास करके बच्चों में छुट्टियों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति जो एक मिलने का उत्साह रहता है वो तो देखने योग्य रहता है जी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने उत्साह के साथ में, और उत्साह पे काबू पाते हुए, कंट्रोल करते हुए हम जब मिठाइयाँ खाएं, हम जब कोई सामान की खरीदारी करें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, क्योंकि खाने पीने के जो पदार्थ हैं आजकल उसमें कभी कभी जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ में आ जाती हैं। क्योंकि अभी एक विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है कि हम अच्छा खाएं, हम कम तेल का उपयोग करें। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए ये भी गर्व की बात है। तो हमें उस ओर भी ध्यान रखते हुए, और जब हम पटाखे चलाएं या अपने मित्रों से मिलें तो भी इस बात का ध्यान रखें कि हम कभी जब पटाखे चलाने में जोश के साथ में होश ना खो दें, यानी कि अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और बच्चों के साथ में बड़ों की भी ये जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं उनके उत्साह को बढ़ाते हुए इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। बिल्कुल। और जैसा कि आपने पटाखों की बात से शुरुआत करी है गीत जी, तो आप अधिवक्ता भी हैं, तो उस नाते हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जब हम इस तरह की आतिशबाजी करते हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि शायद वो नियंत्रण से ज़्यादा हो जाती है और हमारे आसपास के लोगों को उससे परेशानी हो जाती है, या जो लोग रोड से जा रहे हैं, वाहन जा रहे हैं, इस तरह से क्या उसको लेके भी कुछ इस तरह के रूल्स या नियम बनाए गए हैं? और अगर इस तरह से कोई व्यक्ति परेशान होता है या कॉलोनी निवासी परेशान होते हैं तो हम इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के जो मापदंड हैं उसी के अंतर्गत ही आजकल पटाखे जो हैं उनका जो डेसिमल है वो निर्धारित है। तो उसके ऊपर के पटाखे जो हैं वो दुकानों पे मिलते ही नहीं है। और जहाँ तक कि आपने बात करी कि अगर आसपास वाले कोई परेशान होते हैं, यानी कि कोई शरारती तत्व अगर किसी को परेशान करना चाहे तो उसके लिए फिर कानून अपना काम करेगा। निश्चित रूप से इसके लिए भी प्रावधान है। तो किसी की जाने अनजाने और मजाक में भी किसी के साथ में गलत व्यवहार ना हो, इसका बेहद ध्यान रखें, क्योंकि घरों में बुजुर्ग हैं। अच्छा, हमारे साथ जो है कई बार लोग कि सामने वाले के घर में हम रॉकेट चला दें, इस तरीके से किसी को चोट लग सकती है। बाकी उत्साह है, दिवाली है, पटाखे अवश्य चलाएं, ये तो एक खुशी का पर्व है, लेकिन सावधानी बरतें और किसी को परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए अवश्य पटाखे चलाएं। उसका मापदंड तय है तो बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं। दूसरी समय सीमा भी अब जो है वो सरकार ने तय कर दी है कि इस समय के बाद में जो है वो पटाखे नहीं चलाने, जिससे किसी को ऐसा ना हो कि सोने में या कठिनाई हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, कई बार बड़े छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक लिमिट तो सही है, लेकिन जब किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर हो जाती है। और जैसा कि आपने बात करी बाज़ारों की, तो बाज़ारों में रौनक तो है ही, लेकिन हम स्वच्छता को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है आजकल सतर्क हो गए हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि वहीं कहते हैं ना, अति उत्साह में शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा ही शहर है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं जनता के प्रति, वहीं जनता की भी जिम्मेदारियां हैं सरकार के प्रति। सरकारें अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज जो है हम बायो वेस्ट और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो पटाखों से उत्पन्न होने वाला कचरा है उसको ज़रूर एक तरफ कर दें, और अपने घरों में भी, क्योंकि उसमें कई बार चिंगारियां रह जाती हैं जो आपकी गाड़ियां या आपके पैरों के नीचे आने से उससे भी कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्वच्छ भारत अपनी तरफ एक जो है वो जैसे सरकार का कर्तव्य है वैसे जनता का भी कर्तव्य है अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य के प्रति कि इस चीज़ों का ध्यान रखें। और सिर्फ पटाखों पे क्यों, बल्कि हम रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में अगर हम कोई चॉकलेट खाते हैं, अगर हम कोई मिठाई खाते हैं, अगर हम कोई चीज़ खोलते हैं, कोई रैपर वगैरह, बहुत सारी
चीजें होती हैं। जी जी जी। तो उसको हमको कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आज जगह जगह पे कूड़ेदान है, बल्कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में तो इंदौर, भोपाल, ये सब स्वच्छता के रूप में नंबर 1 नंबर 2 होके आए हैं। और निश्चित रूप से जनता ने सहयोग भी किया है, मैं जनता को बधाई भी दूंगा इसके लिए। और निश्चित रूप से इसी तरफ और ध्यान केंद्रित करें ताकि हम एक दिन जो है वो सबसे अव्वल दर्जे पे विश्व में आए। विश्व में आए, जी बिल्कुल। अभी अशोक जी हमसे जुड़ चुके हैं, धीर जी जबलपुर से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। जबलपुर से अशोक बोल रहे हैं जी। और हमारा प्रश्न सर से ये है कि बच्चों को पटाखों से किस प्रकार बचाया जाए और बच्चों के लिए कौन से पटाखे ऐसे हैं जिससे कि मतलब बच्चों को वो साधारण पटाखे दिए जाएं। ये आप लोगों के द्वारा होगा, पटाखों की दुकान पे लिखवाएं कि बच्चों की दुकान पटाखे के लिए अलग दुकानें खोली जाएं और वही पटाखे उनको दिए जाएं, बड़े ना दिए जाएं। और थोड़ा भोजन का भी उनके बारे में बताएं कि क्या नहीं खाना है ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें। इसके बारे में आप बताएं, इसका योगदान आप ही लोगों के द्वारा होगा, तभी वो पालन करेंगे। दुकानदार साधारण व्यक्ति बोलने से कुछ नहीं करते, वो सब इकट्ठा ही रखते हैं। इसलिए जरा आप इसके बारे में बताएं क्या कर सकते हैं। अशोक जी, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है। और निश्चित रूप से जैसे आपने बोला, आजकल मैंने आपको बताया था जो मापदंड तय हो चुके हैं, तो जो पटाखे जो बहुत ज़्यादा हानि कर सकते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बैन लग चुका है। जैसे पहले सुतली बम, रस्सी बम आते थे, आजकल वो सब बैन हो चुके हैं जिससे बच्चों को किसी प्रकार की हानि ना हो। लेकिन निश्चित रूप से कहीं आग है तो बच्चों का ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनमें उतनी समझ तो नहीं है जितनी हम में है एक वयस्क के नाते। तो निश्चित रूप से उनको जो है अपनी निगाहों के सामने, अपनी निगरानी में ही पटाखे जलाने बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मतलब अगर उनके क्राइटेरिया के बराबर भी हों, लेकिन बच्चों को अकेला कभी ना छोड़ें। अगर इस तरह की आतिशबाजी बच्चे करते हैं अशोक जी, तो हमें घर के किसी भी बड़े मेंबर को उनके साथ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं भी आपके उसमें ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि हम लोग त्योहारों की ही ड्रेस पहनकर, जो थोड़ी हैवी रहती हैं, थोड़ी सी चमकदार रहती है, उनको ही पहनकर बाहर उत्साह में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो बच्चों को साधारण कपड़े जो घर के रहते हैं, सूती, कॉटन के, या जो आग नहीं पकड़ते इस तरह के जो कपड़े रहते हैं, उनको ही चेंज करवा के उनको लास्ट में पटाखों के लिए ले जाना चाहिए। अब खान पान की बात पर भी धीर जी बता दीजिए। देखिए, खाने पीने का तो मेरा ऐसा मामला है, और मेरा क्या, सभी हम जो है हिंदुस्तानी हैं तो खाने पीने के तो हम सभी चटोरे हैं। और खास करके जब व्यंजन सामने आता है की बात आती है जी, तो अब छुट्टियों के दिन है, लेकिन लिमिट में जो आपको अच्छा लगे और अच्छी जगह से, विशेष रूप से ये देख के कि किसी की सेहत से कोई जो है वो हानि ना हो। ऐसे ही दुकानदार भी यही मापदंडों का ध्यान रखते हुए जो व्यंजन बना रहे हैं, बनाए, मेरा उनसे भी आग्रह है, और जो ले रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि खूब खाएं, खूब पिएं। लेकिन इस तरीके से आप जो है, अभी क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ गया है तो यहाँ पर जो है सूप और तरह तरह के आने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ और ये सब भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी जब आप सेवन करें तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और हरी सब्जियों का मौसम आ गया है अब तो, और त्योहारों में आपकी मिठाइयाँ बहुत सारी बनती हैं, तो सब खाएं, सबके मज़े लें, लेकिन यही देख के कि वो शुद्धता के साथ में मिली हो और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी घर की हों, तो कहीं ना कहीं एकदम हमें पता होगा कि कितनी शुद्धता से हम उसको। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, पूर्वा जी, जब भी आप मिठाइयाँ लें, कई वर्ग हमारा ऐसा भी है जो बेचारा कई बार अफोर्ड नहीं कर सकता, उनका भी ध्यान रखें। अगर अपने घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है तो हम उसका छोटा पैक बना के क्या हम उनको दान कर सकते हैं, या उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, जैसे पटाखे हो गए या और कई चीज़ें हो गई। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि त्यौहार तो सभी का है, तो उनके लिए भी रहे, और किसी भी समाज का हो, सबको जोड़कर चलें, किसी के प्रति जो है कोई गलत भावना ना रखें। तो आप एकता रखेंगे तो सब तरफ जो है वो अच्छा ही माहौल फैलेगा, मेरा यही मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और त्योहारों की असली रौनक तभी रहती है जब हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। और कहते हैं ना, दीपावली तो ऐसा पर्व है जो खुशियां बांटने का पर्व है। और कहते हैं ना कि हमारे यहाँ परंपरा भी रहती है गीत जी, कि हम जब दीपावली बनाते तो एक दीपक हमारे अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ प्रज्वलित करके आते हैं और उनको देकर आते हैं। तो दीपदान से जब हम दूसरों का घर भी रोशन करने की भावना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखिए। और एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग जो रहते हैं, जो कहीं दीपक बेच रहे होते हैं, कहीं बाती बेच रहे होते हैं, हम उनसे भी जाके कहीं ना कहीं मोल भाव करने लगते हैं, उनको देखते हैं, और शायद वो भी अभाव बस के नहीं ठीक है, अब इतने में ले लो, इतने में ले लो। तो उस चीज़ का भी हम चाहेंगे कि ध्यान रखा जाए, और कहीं ना कहीं उनको भी दीपावली की खुशियाँ मिलना चाहिए। और जैसा कि लोकल फॉर वोकल की अगर बात की जाए तो हमारा त्यौहार उससे भी हमें कनेक्ट करता है। दी जी,
देखिए बिल्कुल हमने जो है लोकल फॉर वोकल की जो बात करी है उसके लिए जो दिए हैं ये पहले बाहर से आ रहे थे, अब उसके ऊपर काफी रोक लग गई क्योंकि इसको बहुत बढ़ावा मिला है, खास करके स्वदेशी मूवमेंट जो चली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना जागरूक कर दिया जनता को कि आज जो हमारे जागरूक जनता जो है उसी प्रकार के वस्तुएं लेना चाह रही है और हमारे देश में आज मेड इन इंडिया की जो एक लहर है वो विदेशों तक के पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से उसको तो अवश्य आप बढ़ावा दें ही, साथ में ये भी ध्यान रखें कि जब आप कोई वस्तु लेते हैं तो जैसा कि पूर्वा जी ने भी कहा कि आसपास वालों के प्रति भी अच्छी भावना रख के उनके यहाँ पे भी दीजिए और कहीं ना कहीं स्वदेशी वस्तुएं जब आप लेते हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी करिए कि मेड इन इंडिया है, स्वदेशी वस्तु है। इससे आने वाले लोगों को जो आपके परिवार में मिलने आएंगे उनको भी एक स्वदेशी मूवमेंट के साथ में जुड़ने का एक भावना मिलेगा। जी बिल्कुल। धीर जी, अभी हमारे साथ कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी। जी बताइए। ये कहना चाह रहा था मैडम जी कि आजकल सड़कों पे 2 व्हीलर खड़े रहते हैं, 4 व्हीलर खड़े रहते हैं जी, और कुछ ऐसे लोग हैं महान जो अति उत्साह में उन गाड़ियों के पास में ही पटाखे चला देते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि कभी कभी इतनी जल्दी दुर्घटनाएं हो जाती हैं इस तरह के उपक्रम करने से, तो ऐसी चीजों से कैसे बचा जा सकता है? आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, अगर समझाओगे कि गाड़ी के पास ना चलाओ पटाखे, तो ऐसे लोगों को रोकने का कोई अच्छा तरीका बताइए। जी कृष्ण जी, देखिए मैंने आपको बताया ना, कुछ शरारती बच्चे हैं, शायद बचपन में आपने भी इस प्रकार की शिकायतें और शरारतें दोनों झेली होंगी। तो कई बार तो बच्चे हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बड़ों का भी जो कर्तव्य बनता है वो यही है कि उनकी निगरानी के अंदर ये सब हो। तो मेरा इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो थोड़े शरारती हैं, नटखट हैं, उनको देख के तो अच्छा लगता है लेकिन कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वयस्कों को भी चाहिए कि उनका साथ दें थोड़ा सा पटाखे चलाने में, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों में वो लिप्त ना हो पाए और किसी को कोई जनहानि ना हो। जी बिल्कुल। और अगर हम उन्हें मना कर रहे हैं, जानबूझ के कोई चीज़ अगर की जा रही है तो वो तो जी फिर असामाजिक तत्व ही हैं जो इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आपके पास गाड़ी खड़ी हुई है या घर के पास है तो उन पर ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है क्या? क्योंकि जो कर रहे हैं छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको तो हम समझा सकते हैं कि बेटा यहाँ इधर दूर है या कुछ है, लेकिन अगर इस तरह के जो लोग जानबूझ के करते हैं तो क्या हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान है इस प्रकार का। अगर कोई व्यक्ति शरारत करता है तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा, उसके लिए कई धाराओं में जो है वो प्रकरण दर्ज हो सकता है और उनको जो है वो गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई शरारती तत्व जो इस प्रकार की कोई दिमाग में खुराफात सोच रहे हैं तो वो चौंक जाएं। दूसरी बात, अगर बच्चों की बात है तो बच्चे तो उतने समझदार नहीं होते, वो जाने अनजाने और मजे के लिए चला देते हैं। अगर आप मना करेंगे तो बच्चों का शौक होता है कि खींचते हैं कि हमें लेकर चलो कई बार, तो उसी प्रकार से जो है वो। लेकिन बड़े जब ध्यान रखेंगे और पानी और सुरक्षा के सामान जैसे थोड़ी सी रेत रख ले अगर आपको कहीं ऐसा लगता है, और आप उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दें, और ऐसा कहीं लगता है आपको तो थोड़ा सा पत्थर की एक बाउंड्री बना दीजिए, एक जो है चेन बना के स्थान दे दीजिए, ये जो खुला ग्राउंड है या ऐसा है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं गाड़ी एक दिन के लिए और पार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे सबसे अच्छी बात यह रहेगी किसी बच्चे को उत्साह से वंचित करना जो है वो उतना ठीक नहीं है। हम एक दिन थोड़ी गाड़ी अगर कहीं दूर पार्क कराएंगे तो हमारी गाड़ी की भी सुरक्षा हो जाएगी, बच्चों की भी सुरक्षा हो जाएगी, और हमको भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम आपातकाल की बात करते हैं जी कि इमरजेंसी बहुत सारी चीज़ें, तो प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार रहता है। हम उस पर भी जानना चाहेंगे कि इस तरह से हम अगर ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे हमारा सामाजिक न्याय हो, चाहे हमारे बाकी के जो वरिष्ठ अधिकारी हो, हाँ, चाहे गृह विभाग हो, सभी के अंदर जो है वो हाई अलर्ट रहता है कि इस प्रकार की किसी भी तरीके की सूचना आने पे तत्काल मौके पे पहुंचे, एक्शन लिया जाता है। जी। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए भी जो है कोशिश की जाती है। तो निश्चित रूप से सब निगरानी में है, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है सरकार द्वारा, और जनता इसमें सहयोग करे, जनता से भी यही अपेक्षा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ना बहुत सारे इमरजेंसी नंबर्स भी रहते हैं और 112 तो हमारे साथ हमेशा है ही हमेशा, कि अगर किसी तरह की असुविधा या कुछ इस तरह की घटना दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं हमारा त्यौहार ख़राब ना हो जाए, उससे पहले बेहतर है कि हम प्रिकॉशंस लेकर और उस चीज़ को करें। अच्छा, वहीं अगर हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं गीत जी,
तो एक बहुत बड़ा वर्ग है बुज़ुर्ग, और हर त्यौहार में उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उनकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुज़ुर्ग हमारे बीमार भी रहते हैं, खान पान को लेकर भी उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम चाहेंगे वो भी आप समझाइश दें कि जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनकी भी किस तरह से विशेष देखभाल की जाए। देखिए, जो भी बुज़ुर्ग हैं घर में, जिसके भी माता पिता हैं या बड़े आयु के व्यक्ति हैं घर में, उनका मान सम्मान अगर आदर होगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी खुश होकर आशीर्वाद देंगी। क्या बात है। और निश्चित रूप से एक बात का और ध्यान रखिए, हमारी संस्कृति तो इस बात की गवाही देती है, लेकिन अगर आप विदेशों में भी देखेंगे जहाँ माँ बाप मिलते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ बरकत होती है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो खुशी के साथ में और खुश मन के साथ में अगर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे पा रहा है, और वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता जीवित हैं और वो उनको देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले कोई भी काम करेंगे। ये तो वार त्यौहार और उत्सव है, आते रहेंगे, लेकिन प्रतिदिन आप जो है एक बार प्रणाम करके, एक बार उनसे हालचाल पूछ के ही घर से निकलें और उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलें। मेरा तो ये भी मानना है। और मेरे पिता बहुत कम आयु में मैंने उनको खोया है, और मेरे दादा दादी भी जो थे वो लगभग 98 ईयर्स, और मेरी दादी 92 ईयर्स तक के जी हैं, अभी लास्ट ईयर ही हुआ है। बट मैं उनको सुबह देखते हुए जरूर जाता था, बेड पे थी मेरी दादी, लेकिन मैं उनको देखते हुए जरूर जाता था। और मैं जिस दिन देखते हुए जाता था, स्वयं का एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे कहीं ना कहीं कृपा मिलती थी, एक मन में संतुलन भी रहता था और कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद महसूस होता था। तो निश्चित रूप से आपसे भी अपना स्वयं का अनुभव भी इसलिए शेयर किया है मैंने कि ये अवश्य करें। कोई भी घर में अगर बुजुर्ग है उसको मान सम्मान दें। कई बार वो हमें डांट देते हैं, कई बार हम उसको अन्यथा भी ले लेते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान रखिए, क्योंकि एक दिन आपको भी उस आयु में जाना है। और उस आयु में कैसा लगता है जब कोई आसपास नहीं होता, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या के कारण अपने कामों में, अपने व्यस्तताओं में लगे रहते हैं, और उनके पास में कई बार बात करने के लिए भी कोई अधिक नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ये भी ध्यान रखें कि उनके साथ थोड़ा बैठें, उनके साथ थोड़ी बात करें, उनके साथ दिनचर्या डिस्कस करें, कैसे हैं वो लोग, उनको क्या चाहिए, और उनके ज़माने की कुछ जो बातें हैं उससे शायद आपको कहीं ना कहीं तजुर्बा ही मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा गी। और कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग हमारे साथ ही, इसलिए हमारे घर की रौनक जो है वो दुगनी हो जाती है। उनका आशीर्वाद तो साथ रहता है ही, साथ ही जब वो बच्चों को खुशहाल देखते हैं, त्यौहार मनाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, तो उनको जो प्रसन्नता होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। तो गी जी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है ये मित्रों, कि अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का, उनके खान पान का तो विशेष ख्याल हमको रखना ही है। साथ ही अगर त्योहारों का सीज़न है, कभी कभी देर अबेर हो जाती है, तो जो मेडिसिन अगर वो लोग लेते हैं तो आप पहले से ही घर में रखें और उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण में उनको ना लेकर जाएं, और उनकी भी सेहत का विशेष ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी रहती है। गी जी, बहुत सारे विषयों पर हमने बात की, बच्चों को लेकर भी, बुजुर्गों को लेकर भी। महिलाएं भी कई बार अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देती हैं, और ये समय रहता है जब महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। त्योहारों की चिंता तो रहती है, सजने संवरने का शौक भी रहता है, लेकिन इस बीच में अपनी सेहत को भूल जाती हैं। आप क्या उन्हें संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो महिलाएं जो है वो बधाई की पात्र हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं जैसे इक्वल वाला जो दर्जा है उसमें मैं तो ये कहूँगा महिलाएं एक कदम आगे हैं, क्योंकि वो बाहर आज जो है कामकाज भी देख रही हैं और घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को और परिवार को भी लेकर चल रही हैं। तो उनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बड़ी है, और कहीं ना कहीं आगे बच्चों की परवरिश जैसी वो करेंगी वैसा ही आगे हमारा जो है वो देश निकल के आएगा, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनके लिए भी संदेश है कि अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो परिवार की देखरेख करने में जो आपकी थकान है उसका कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ा संतुलन बना के रखें, ताकि आप भी अच्छे से स्वस्थ रह के और उनका कार्य कर पाएं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि हम सुपरमैन ना बन जाएं, क्योंकि खास करके आजकल की जो माएँ, जो नई ज़माने में जो नई मम्मियाँ मैं देख रहा हूँ, वो अपने बच्चों को लेकर सुपरमैन बन जाती, फिर 2-3 दिन। जी, वो देखा ना, माँ दुर्गा के हमेशा 8 हाथ होते हैं, और जिस तरह से, तो वही परिकल्पना जो है हमेशा आज की नारियों में हमको दिखाई देती है, क्योंकि एक साथ घर भी संभालना, जॉब भी संभालना, त्योहार को लेकर अतिरिक्त जिम्मेदारी, फिर हमारे बुजुर्ग भी घर में हैं, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। तो कहीं ना कहीं वो सच में साधुवाद की पात्र भी रहती हैं कि किस तरह से जो है उनको बैलेंस किया जाए, परिवार को, सभी को लेकर वो चलती हैं। गी जी, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई, और किस तरह से त्योहार की रौनक को दुगना करना है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। हम चाहेंगे एक अच्छे से संदेश आप जो दीपावली पर हमारे दर्शकों को दें, ताकि वो भी अपने त्योहार के उत्साह को दुगना कर सकें।
सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार जो है वो हर्ष और उल्लास का है, तो इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं, अच्छे से पटाखे चलाएं, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मिठाइयां खाएं, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपस में मेल मिलाप और सबको लेकर चलें। यही आप सबके लिए मेरी प्रार्थना और कामना है, और प्रभु जो है आपको सबको तरक्की दे, ये मेरी प्रभु से बिल्कुल। तो गीत जी, आपको पहले से ही दीपावली के पर्व की अभी से शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में आप सभी को जागरूक करते रहिए और त्योहारी की रौनक भी इसी तरह से बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से त्योहारों की रौनक दुगनी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। तो यही आग्रह हम आपसे कहेंगे। जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद रहेगा आपका इंतजार। और ब्रेक के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज वायु सेना दिवस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। दूरदर्शन भोपाल लेकर आया है आपकी तंदुरुस्ती का साथी फिट रहें सदा, जहां आधुनिक व्यायाम और पारंपरिक योग का मिला जुला सफर। चलिए साथ मिलकर बढ़ाएं अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन की खुशियाँ। रोजाना योग से मिले मानसिक शांति, वॉकिंग से बने सहन शक्ति और जिमिंग से मजबूत हो शरीर। फिट रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें दूरदर्शन भोपाल के साथ। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। देखिए हमारी संस्कृति, हमारी लोक कलाएं सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। बुंदेली, मालवी, बघेली और निमाड़ी लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रति रविवार प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो हमारे फ़ोन नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से अपने जो है सवाल भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ब्रेक पर जाने के बाद कि ब्रेक के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और विषय है भारतीय वायु सेना।
शौर्य और समर्पण का प्रतीक। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 8 अक्टूबर है और आज भारतीय वायुसेना दिवस है। और इस दिवस की शुरुआत चंद लाइनों से करना चाहूँगी कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस विशेष दिन की। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, आज 53वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में भारतीय वायुसेना का रोल बेहद ही अहम रहा। एयरफोर्स के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस यूनिट ने आतंकियों के गढ़ में ऐसी चोट पहुंचाई जिसे वो शायद कभी नहीं भूल सकेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के जवाबी एक्शन को भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय वायुसेना आज अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान को धूल चटाने में अहम रोल निभाने वाले 97 एयर फाइटर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे, क्या वायुसेना का ध्येय वाक्य है और किस तरह से वायुसेना पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा में जुटा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच आदरणीय हमारे जो गेस्ट हैं वो उपस्थित हैं, श्री डॉक्टर PK श्रीवास्तव जी, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं भारतीय वायुसेना में। सर, बहुत ही गर्व हो रहा है आज आप हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आज का जो गौरवान्वित करने वाला जो दिन है 8 अक्टूबर, इसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये सम्मान देने के लिए। देखिए, हम सब भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हम भारतीय वायुसेना का एक उत्सव मना रहे हैं। जी। जितने भी वायु सैनिक हैं, हम सब के लिए तो ये एक पर्व है। जैसे हम लोग दिवाली, ईद, होली ये सब मनाते हैं, ऐसे ही पूरे वायु सैनिक जो हैं इसको एक नेशनल पर्व की तरह मानते हैं। हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है। बिल्कुल, ये सब एक्चुअली वायु सैनिक है, ये सभी के लिए मानना चाहिए कि सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन दिल्ली में एक परेड होती है और सब वायु सैनिक वहाँ परेड करते हैं। जो लोग जिन्होंने उत्कृष्ट काम किए हैं उनको सम्मान भी दिया जाता है। फ्लाई पास्ट होता है, एक बार आपने देखा होगा भोपाल में भी फ्लाई पास्ट हुआ था। जी। तो ये बड़े ही गौरव का दिन है और बहुत ही अच्छा लगता है ये दिन मनाकर। जी बिल्कुल सर। और कब से सर इसकी शुरुआत जो हुई थी वायुसेना दिवस? जी, यदि हम वापस हिस्ट्री में जाएं तो इसकी शुरुआत तो 1932 में हुई थी, अप्रैल में, अक्टूबर 8 अक्टूबर जो हम दिन मना रहे हैं। पहले ये वायुसेना भारतीय वायुसेना नहीं थी। इसकी शुरुआत जो है रॉयल एयरफोर्स के साथ की एक छोटी सी यूनिट के हिसाब से हुई थी। बहुत थोड़े से ऑफिसर थे, 4-5 जहाज थे और 19 एयरमैन के साथ में इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे इसने एक्सपेंशन अपना शुरू किया और जब हमको आज़ादी मिल गई उसके बाद में ये भारतीय वायुसेना बनी। और आपने देखा होगा भारतीय वायुसेना ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और जितने भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में एक अहम भूमिका निभाई है। और ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। भारत के सैनिक में हर समय कहता हूँ, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। क्या बात है सर। हमारा उद्देश्य सिर्फ जीतना होता है और दुश्मन को छक्के छुड़ाना होता है। बिल्कुल, हार शब्द तो डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं है। जी। हार का कोई मतलब नहीं, हम समझते भी नहीं इसको, हार क्या होता है हमको पता भी नहीं है। तो भारतीय वायुसेना ने हर जगह अहम भूमिका निभाई और यदि 32 से लेके आज तक का सफर तो बहुत ही बदलाव वाला सफ़र है। जाने कितने टेक्नोलॉजी हमने एक्सेप्ट करी, नई टेक्नोलॉजी हमने एक्सेप्ट करी और नए जहाज इंडक्ट हुए, नए सिस्टम इंडक्ट हुए। और अभी पिछले जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें आपने देखा हो किस तरह से वायुसेना ने नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो है एक दुश्मन को चने चबा दिया। जी बिल्कुल सर। और सर, अभी तो रिसेंटली हमारा ऑपरेशन सिंदूर, इसका जैसा हमने जिक्र किया, जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से वायु सेना ने अपने शौर्य का जो है प्रदर्शन वहाँ किया और जिस तरह से उनके छक्के छुड़ाए वो तो अपने आप में अद्भुत है। सर, आपने बात करी पहले और अब की, 1932 से बहुत ही बड़ा अंतराल रहा है। पहले की और अब की जो सुविधाएं हैं सर, क्या आप उसमें परिवर्तन देखते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़े हैं? देखिए, परिवर्तन तो सब जगह आया है जी। फर्क ये पड़ गया, फाइटर जहाज यदि केवल एक नाम लेके हम चलें, फाइटर जहाज उस समय भी थे जी। आज भी फाइटर जहाज है जी। अब यदि हम जनरल पब्लिक की तरफ देखें, जनरल चीज़ों के बारे में बात करें तो पहले हमारे पास 2 व्हीलर स्कूटर हुआ करते थे। जी। फिर
ज़्यादा तेज चलने वाले स्कूटर आ गए, फिर सर, और तेज चलने वाली मोटरसाइकिल आ गई, और टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई। उसी तरह से भारतीय वायुसेना का भी इतिहास देखें तो टेक्नोलॉजी बदली है। एविएशन फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। भारतीय वायुसेना ने समय के साथ रहते हुए उन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, और अच्छी बात यह है कि भारत में भी उन सब टेक्नोलॉजी को बनाने की सुविधा जो है सरकार की तरफ से दी गई है। तो हम यदि बात करें, हमारे पास पिस्टन इंजन हुआ करते थे, जो इंजन आपको मैं भाषा में समझाऊं, साइंस की भाषा में, तो वो पिस्टन इंजन स्कूटर में भी लगते हैं, कार में भी लगते हैं, लेकिन वो उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो भारतीय वायुसेना ने शुरुआत करी वो पिस्टन इंजन से, पिस्टन इंजन से जेट इंजन पे आए, और अभी तो इतने हाई पावर वाले इंजन हैं हमारे जहाज़ों में कि जो पलक झपकते ही जाने कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक उड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ में फिर तरह तरह के आर्मामेंट आए, तरह तरह की मिसाइल्स आई, तरह तरह के बॉम्ब्स आए, ऐसी ऐसी तकनीकें आई कि हमको बॉर्डर पार करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही एरिया में रह के उन मिसाइल्स को, उन बॉम्ब्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, और वो अपना रास्ता, अपना टारगेट खुद चुन के वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो जाते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। मैंने अपने खुद ही सर्विस के दौरान जो है इतने चेंजस देखे हैं भारतीय वायुसेना की। सबसे खूबी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है। हम बहुत तेज चलते हैं, इसलिए हमारी सोच बहुत तेज है, इसलिए हम बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर, आपका तो बहुत लंबा टेन्योर रहा सर्विस में, वायुसेना में, और ना जाने कितने सारे एक्सपीरियंस सर जो हम लोगों के जानने लायक हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो है देश को के लिए, देशवासियों के लिए। जब आपने सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मतलब कम शब्दों में हम चाहेंगे कि सर उस दौर को कैसे, सर क्या होता था, किस तरह से वायुसेना में आपका रहना हुआ, क्या क्या पद रहे और किस तरह से कार्य क्षेत्र रहा था, हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, आपके बारे में सर। भारतीय वायुसेना जो है ना, बड़े रोमांच से भरे दिन है। क्या बात है। जो भी वहाँ जाता है, जैसे मैंने कई जगह ये कहा है कि जो भी सैनिक बनता है, हम लोग सब सैनिक हैं, वो पैसे के लिए कभी नहीं ज्वाइन करता सर्विस। वो सिर्फ ज्वाइन करता है सेवा भाव से, भारत माँ के लिए सब कुछ निछावर करने को उससे। तो मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई, मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भारतीय वायुसेना को सेलेक्ट किया कि मैं इसको ज्वाइन करूँगा, और बेसिक ट्रेनिंग होती है हम लोग की। ट्रेनिंग बड़ी मज़ेदार, बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। उसमें हमको मेंटली टफ बनाया जाता है। जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब समझ में नहीं आया कि ये इतना फिजिकल एक्सरसाइज, हम तो इंजीनियर हैं, हमारे लिए क्यों इतनी फिजिकल एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन वो हमको मेंटली टफ बना रही थी। और ये मेंटल टफनेस मैंने फील करी जब हम किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं। कई बार रात को सोने को नहीं मिलता है, कई बार इतने सारे काम एक साथ करने पड़ जाते हैं, तो वो मेंटल टफनेस वहाँ पे काम आती। मेंटल स्टेबिलिटी एक डिफेंस सर्विसेज बताती है कि आपको जरा सी बात पे इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है, आपको दिल से डिसीजन नहीं लेना है, आपके सामने जो तथ्य हैं उनके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। तो ये सब चीज़ें बेसिक जो ट्रेनिंग होती है हम लोग की, उस ट्रेनिंग से आ जाती है। मेरी पोस्टिंग पहले हुई थी एक हंटर जहाज, यदि आपने नाम सुना हो। इस हंटर जहाज ने 1971 के युद्ध में लोंगेवाला में तहलका मचा दिया था। क्या बात है सर। पाकिस्तान जो है डर जाता था जैसे उसको पता चलता था कि हंटर जहाज ने टेक ऑफ किया है। ये आपने एक मूवी बनी थी, उस मूवी में दिखाया गया था किस तरह से हंटर एयरक्राफ्ट ने टैंकों का शमशान तैयार कर दिया था। क्या बात है सर। सैकड़ों की ताकत में, सैकड़ों की तादाद में वो टैंक वहाँ पे ख़त्म कर दिए थे। तो मैं उस हंटर जहाज में, मेरा ये नसीब था, मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उस जहाज में गया। उसके बाद जर्नी चलती गई, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आखिर में मतलब कोई बीच में जब कारगिल ऑपरेशन हुआ उस समय भी मैं था, एक फॉरवर्ड बेस पे था। वहाँ से हम लोग जहाज़ों को लॉन्च करते थे, उनमें तरह तरह के आर्मामेंट, बॉम्ब, रॉकेट वगैरह लगाते थे। कुछ रिकॉनेंसेस के लिए भी वहाँ से जहाज लॉन्च करते थे, और देखा कि कैसे ऑपरेशन होता है। एक्चुअली जितने भी फौजी होते हैं उनके दिमाग में ये ज़रूर होता है कि मुझे एक मौका ज़रूर मिले कि ऑपरेशन में जाऊँ मैं। और ये कई बार मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ भी चुका हूँ, बोलता भी हूँ कि बाहर की दुनिया में और फौज की दुनिया में एक बड़ा अंतर यह है कि फौज के जो यंग ऑफिसर होते हैं वो पूरे टाइम मौका ढूंढते रहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से ऑपरेशन में बुलाया जाए। उनको पता है कितना बड़ा रिस्क है ऑपरेशन, लेकिन फिर भी जी सर बिल्कुल। और जबकि बाहर की दुनिया में जो उस एज की
यंगस्टर होते हैं, यदि उनका मैनेजर या उनका बॉस बुलाता है तो वो 10 बार सोचते हैं मुझे क्यों बुला रही है। हाँ जी। ये हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ यदि उस यंगस्टर को नहीं बुलाया है जी, तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसका मतलब उसकी काबिलियत पे शक हो रहा है। काबिलियत पे शक हो रहा है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग देश की सेवा में रहते हैं, इसलिए सर हम लोग सुरक्षित रहते हैं। आज हम लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो कहीं ना कहीं सर उसका पूरा ही कारण आप लोग हैं सर, क्योंकि भारतीय सेना है तो सर सुकून है, भारतीय सेना है तो शांति है, और भारतीय सेना है तो सर हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सर आपने जैसे बताया कि बहुत चैलेंजिंग वो समय होता है, हर समय युद्ध और आपातकाल के लिए आप लोगों को तैयार रहना होता है, तो मेंटली भी सर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं किसी भी समय कुछ भी माँ भारती के लिए बुलावा आ सकता है। जी जी जी। जो ट्रेनिंग होती है जैसा मैंने भी बताया कि उसमें फिजिकल टफनेस तो होती है लेकिन मेंटली टफनेस बहुत होती है। जी जी। और हम ही नहीं, हमारा परिवार भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। जी जी सर, फैमिली को भी सर सल्यूट रहता है, क्योंकि सर वो जानते हुए कि आज ये है या इस तरह का युद्ध छिड़ गया है या हमारे अपने उसमें जाएंगे, लेकिन सर वो जो प्राउड मोमेंट भी फैमिली के साथ होता है सर, वो भी अद्भुत रहता है। सर अभी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं और देश प्रेम की भावना होती है, उन्हें भी लगता है, क्योंकि सर वायु सेना अपने आप में सर जब नाम लेते हैं तो एक गर्व की वो रहता है, और वायु सेना सर जो सारी चीज़ जुड़ा रहता है, बच्चों में बहुत क्रेज़ रहता है सर, चाहते हैं सर क्या एग्ज़ाम या किस कक्षा से कैसे वो तैयारी कर सकते हैं इसमें आने के लिए। देखिए, सबसे शुरुआत हर इंसान जो है आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता जी है। जी जी जी। तो हमारा तो उद्देश्य ही है नभम स्पर्शम दीप्तम। जी 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 बिल्कुल सर, मैं इसके बाद वही पूछने वाली थी सर कि क्या हम इस देव को लेकर। जी सर, लेकिन अभी बच्चों, तो चलिए अभी पहले हम बच्चों को बताते हैं। भारतीय वायुसेना में 2 कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो वायु सैनिक के रूप में और वायु सेना अधिकारी के रूप में। उसके लिए या तो एनडीए दे सकते हैं और 12+2 उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद में इंटरव्यू होकर वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में वो तीनों सर्विसेज में जा सकते हैं। अच्छा, सेना में भी, और थल सेना में, जल सेना में और वायु सेना में। एक होता है सीडीएस, वो ग्रेजुएशन करके आप दे सकते हैं, उस सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर भारतीय वायुसेना में आते हैं। तीसरा तरीका है एफकेट का एक एग्ज़ाम है, उसको देने के बाद में भी भारतीय वायुसेना में आ सकते हैं। सैनिकों के लिए अभी अग्निवीर आपने भी सुना होगा, भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू करी, बहुत अच्छी योजना शुरू करी। तो अग्निवीर के जरिए से वो भारतीय वायुसेना में रख सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता क्योंकि ट्रेनिंग सबकी एक सी होती है, एक सी होती है। यदि कहें कि यदि 12-15 किलोमीटर मेल ऑफिसर को दौड़ना पड़ता है ट्रेनिंग के टाइम में, तो फीमेल ऑफिसर भी उतना दौड़ती है। मतलब सर सैनिक मतलब सिर्फ सैनिक कोई ये नहीं है कि मेल फीमेल। और मैं एक ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट रहा था, तो आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि एक फीमेल ऑफिसर ने एक दिन आके मुझसे बोला कि सर जो हमारे ट्रेनर हैं वो मेल ऑफिसर को कई बार बोलते हैं कि तुम लोग दौड़ते रहो, जो दौड़ना होता है 20-22 किलोमीटर का, और हम लोग को कई बार बोलते हैं कि आप रुक जाइए। क्यों सर? अच्छा, हम भी दौड़ना चाहते हैं। क्या बात है सर। तो उसका जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा उस बच्ची का। मैंने कहा कि आज के बाद से मैं भी जाके देखूंगा, तुम लोग को जितना दौड़ना है मेल ऑफिसर से जितना दौड़ सकती दौड़ो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि यदि वो 22 किलोमीटर दौड़ा तो तुम 23 दौड़ दो। और ऐसा हुआ जी। उन सब ने मिलकर जो है ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और आपने देखा ही होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है कई महिला अफसर ने जो है इस बात को प्रूव कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रूफ किया है सर, और देश को गर्व है हमारी ऐसी फौजियों पर। सर जैसा कि आपने बताया एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिज़िकल टेस्ट वगैरह भी इसमें सब इंक्लूड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सर इसका जो क्राइटेरिया रहता है, देश की सेवा के लिए एग्ज़ाम भी है और इस तरह से हाइट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सर क्या इन मापदंडों के अतिरिक्त अगर कोई चाहे कि हमको देश सेवा करनी है और कैसे हमको सहयोग करना है, कैसे माँ भारती की सेवा करनी है, तो सर क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, देश सेवा यदि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, भारत की धरती पर जन्म लिया है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में देश सेवा है। क्या बात है। यदि आप सरकार, जो भी सरकार है, उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं,
आप गुस्से में जो है आए दिन हम देखते हैं कोई बसें तोड़ रहा है, कोई बिल्डिंग जला रहा है, तो ये आप किसका नुकसान कर रहे हो? आप देश का ही नुकसान कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें यदि यूथ इस बात को समझे और ये सब काम करना बंद कर दे तो वो भी देश सेवा कर रहा है जी। अच्छा काम करिए, बड़ों का आदर करिए जी, अच्छे संस्कार अपने लाइए और कुछ नया काम करिए जिससे देश की उन्नति हो। जब देश की उन्नति होगी तो उसके पीछे आपकी तो उन्नति होनी है। जी जी, यानी सर सिर्फ सेना में ही नहीं, सेना से बाहर भी आप जो देश के जो बढ़ते कदम हैं या टेक्नोलॉजी में या किसी तरह के विकल्प में अगर आप सहयोगी बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश की सेवा ही है। जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने सुना हो कि ड्रोन का बहुत बड़ा एक रोल था। दुश्मन देश की तरफ से भी बहुत सारे ड्रोन हमारे पास आए जिनको हमने मार गिराया, हमारे ड्रोन भी वहाँ गए। तो ये ड्रोन कौन बना रहा है? मुझे पता है भारत के जो यूथ है, बहुत सारे यूथ इस काम में लगे हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज खुल चुकी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं। भारत सरकार भी उनको प्रोत्साहन दे रही है, उनको सहायता दे रही है। तो मैं चाहता हूँ सभी यूथ को इस बारे में सोचना चाहिए। जब 50 यूथ या 100 यूथ या 200 यूथ मिलकर ड्रोन बनाएंगे तो बाकी और क्यों नहीं बना सकते? ड्रोन के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेना को सप्लाई की जा सकती हैं और वो भी इनडायरेक्टली आप भारत माँ की सेवा करेंगे। क्या बात है सर, इस विकल्प पे कहीं ना कहीं युवाओं का ध्यान गया ही नहीं कि जो चीज़ें हमारी देश के बचाव के लिए भी लगती हैं या जो टेक्नोलॉजी लगती है या जिस तरह से हम सहयोगी बन सकते हैं, तो हम सेना में ना कर भी उस तरह से हम उनको सहयोग कर सकते हैं, अपने देश के लिए कार्य कर सकते हैं। मतलब ये जो आपने विकल्प बताया, कहीं ना कहीं युवाओं के अभी माइंड में ऐसा नहीं कि सेना में जाना मतलब एग्ज़ाम देना और वर्दी धारण करना, लेकिन ये जो चीज़ है ये तो सर अपने आप में अद्भुत है। सर अभी अशोक जी जबलपुर से हमसे जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी मैडम जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि वायुसेना में भर्ती होने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, कौन सी परीक्षाएं पास करना चाहिए पुरुष और महिला दोनों के लिए, और ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, क्या होता है, ये सारे बातों में बताइए। देखिए, परीक्षाओं के बारे में तो अभी सर ने हमको बताया, लेकिन एज का क्या और किस तरह से सर हम चाहेंगे एक बार और आप हमारे दर्शकों को। एज में असल में समय के साथ साथ बदलाव आ गए हैं, तो मेरे लिए अभी आप साइट खोल कर देख लीजिए। भारतीय वायुसेना की एक साइट है, उस साइट पे आपको इंडियन एयरफोर्स यदि आप डालेंगे तो उसकी साइट खुल जाएगी, उसके ऊपर पूरी जानकारी आपको मिल भी जाएगी जी। और जहाँ तक मुझे याद है 18 साल तो उम्र है ही शायद। जी जी जी, अग्निवीर के लिए भी एक आयु निर्धारित की हुई है और एजुकेशन में विधा सर शायद वो तो 12th के बाद ही अग्निवीर में हम आ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। जी जी। और अशोक जी, जिस भी बच्चे को या चाहे बालिका हो बालक हो, अगर सेना में जाने का जज्बा होगा तो रास्ता तो अपने आप ही खुल जाएगा। जी सर ने तो कोर्सेज बताए ही हैं, लेकिन हमें भी अगर लगन है तो उसकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं नेट पर भी और इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं स्कूली के, है ना सर? तो मतलब फॉर्म वगैरह फिल करके फॉर्म वगैरह उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है जी। ये 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं जी। तो यदि साइट पे आप देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल है। और अच्छी बात यह है कि कोई बीच का कोई आदमी नहीं है। आप सीधा फॉर्म भरिए, फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। यदि एग्ज़ाम में आप पास हो गए तो आगे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में मेरिट बनेगी। मेरिट में यदि आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ट्रेनिंग, यदि आप एनडीए में सेलेक्ट हुए तो एनडीए पुणे चले जाएंगे। सीडीएस में सेलेक्ट हुए तो एएफए, यदि एयरफोर्स की बात करें तो एएफए हैदराबाद है और वहाँ पे चले जाएंगे आप। यदि टेक्निकल में स्ट्रीम में सेलेक्ट हुए हैं तो आप 6 महीने एएफए हैदराबाद में ट्रेनिंग करेंगे और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में होगी जी। यदि अग्निवीर से सेलेक्ट हुए हैं, सैनिक के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग बेंगलोर, ताम्बरम, ये 2 जगह और ये बेलगांव में 1 जगह है, वहाँ पे 3 जगह ये ट्रेनिंग होती है। जी जी। सर हम जानना चाहेंगे, आपको विशिष्ट सेवा मेडल आपको प्राप्त हुआ है और ये हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है सर, तो इसके विषय में भी सर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मैं बहुत ही गौरव है मुझे कि मुझे ये विशिष्ट सेवा मेडल जो है अब्दुल कलाम साहब के हाथ से। क्या बात है सर। और दूसरा एक और बड़ा ही रोमांचक चीज़ आपको सुनाता हूँ। जब मैं विशिष्ट सेवा मेडल लेने के लिए गया हुआ था, हिंडन परेड हो रही थी
हाँ। तो हमारे जो जसदेव सिंह, यदि आपने नाम सुना हो, जो बहुत बड़े कमेंटेटर थे, हॉकी की कमेंट्री खासकर देते थे, तो वो कमेंट्री दे रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि काश मेरा नाम भी मैं इनके मुंह से सुन पाऊं, इतने बड़े, इतने महान कमेंटेटर। तो मैं सोच रहा था, अचानक जो है मुझे एकदम से सुनाई पड़ा, अब आपके सामने विंग कमांडर प्रमोद श्रीवास्तव। क्या बात है सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और फिर विशिष्ट सेवा मेडल, मुझे जो भी मैंने वायुसेना में कुछ काम किए, मैंने एक जहाज था जो 1947 में क्रैश हो गया था, वो जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसको निकाला और उस जहाज को मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया था, स्पिटफायर, जो काफ़ी मीडिया ने भी उस बात को कवर किया और दूरदर्शन पे भी इस बात के लिए आया बिल्कुल था। सर, ये हम दिखा सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं वायुसेना के कुछ। जी, ये हमारे ये परेड हो रही है जी, और वायुसेना चीफ जो है परेड की सलामी लेते हैं। परेड की सलामी ले रहे हैं। जी जी जी, जी। ये सर इस तरह से जो आज भी सर इसी तरह के कार्यक्रम जो हैं देश में आयोजित किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जी सर। तो उस जहाज को मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया। वो जैसा मैंने बताया 1947 में एक रिवर में क्रैश हुआ, रिवर सूख गई थी तो अंदर धंसा हुआ था वो। अच्छा। तो उसको निकाला हम लोगों ने, 5-5.5 फीट का एक टुकड़ा मिला। फिर मैंने उसकी स्टडी करी, कौन सा जहाज है, कौन सी कंपनी का है, कैसा है, और फिर उस जहाज को पूरा रिक्रिएट किया। स्पिटफायर जहाज था वो, पूरा 48 फीट का जहाज हमारी यूनिट जो थी हम सब ने मिलकर बनाया जी। और भी कुछ नए काम किए थे जिससे भारत सरकार का बहुत सारा पैसा बचा जी। और जो हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी उसको बहुत सारे देशों ने भी सराहा जी। तो शायद इसलिए मुझे जो है ये सम्मान मिला। जी जी सर, ये दूरदर्शन परिवार की ओर से तो हम भी आपको इस मेडल के लिए बधाई देना चाहेंगे सर, हम सबकी तरफ से भी। सर, परेड की अगर हम बात करते हैं तो सर परेड वगैरह जो की जाती है, इसका भी कोई कारण रहता है कि हमारे युवा जो नहीं जानते हैं तो ये परेड अनुशासन लाता है। अच्छा जी। और फौज का तो एक नियम ही है कि परेड तो सबको करनी है, चाहे वो किसी रैंक पे पहुंच जाए। हम लोग हाई रैंक पे पहुंच जाते फिर भी हम परेड करते हैं। जी। तो परेड से जो है एक समन्वयता आती है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट आता है, क्योंकि परेड में फिजिकली कुछ लोग थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हैं। कोई बहुत अच्छी तन के परेड करेगा बट आपका साथी थोड़ा सा वीक है, तो उसको भी साथ में कवर करके साथ में कवर करना। तो इसलिए ये एक टीम भावना को लाती है, अनुशासन लाती है। ये परेड का एक ये महत्व है बहुत बड़ा। जी 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 बिल्कुल सर। सर, अक्सर लोगों के मतलब दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि किसी भी सेना में जाना यानी देश के लिए या तो समर्पण भाव ही रहता है, लेकिन युद्ध करना मतलब अगर हम सैनिक हैं तो ये क्या रहता है कि नहीं, हमको युद्ध करना है ना। तो सर और क्या सर युद्ध लड़ना ही उद्देश्य रहता है या किस तरह से और क्या भावना रख सकते हैं? नहीं, युद्ध तो जहाँ तक अपने देश का सवाल है, युद्ध हम पे थोपा जाता है। जी। जब हम पे थोपा गया है तभी हमने युद्ध लड़ा है, तभी लड़ा है। तभी लड़ा। हमने अपनी तरफ से जो है कभी युद्ध शुरू नहीं किया जी। और जब थोप दिया गया तो फिर हमने जवाब भी दे दिया जी। लेकिन इसके अलावा केवल यही काम नहीं है हमारा जी। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हजारों लोगों को बचाया जी। हमारे जो ट्रांसपोर्ट जहाज हैं, आपने देखा होगा जितने भी देशों में हमारे भारतीय फंसे हुए थे जी, उनको भी भारतीय वायुसेना के जहाज में उनको लेके आए जी। तो इस टाइप के काम। फिर आपने एक बीच में सुना हुआ कि एक हाईवे पे लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ फाइटर जहाजों का। उसका उद्देश्य यही था कि कल को यदि हमारे रनवे डैमेज हो जाते हैं तो उन सड़कों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं रनवे जैसे। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कभी नियरेस्ट सड़क पे जाके हमारे जहाज उतरें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन यदि हम कर सकते हैं तो वहाँ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो एयरफोर्स का रोल जो है केवल युद्ध में नहीं है। इन सब हम सेवा में लगे रहते हैं। जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको हम बचा के लाते हैं, उनको सामग्री पहुंचाते हैं, उनके बच्चे जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं उनको भी हम रिट्रीव करके आते हैं। तो ऐसे हम अपने नागरिकों की भी रक्षा तो करते ही हैं, इसके अलावा हम उनकी सेवा भी करते हैं। जी जी जी, उनकी भी सेवा करते हैं। बिल्कुल सर। और आप जैसा कि आपने बताया केदारनाथ का आपने बताया सर, बिल्कुल भूकंप जैसी, बाढ़ जैसी आपदा जब होती है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर फ्रंट में कोई नज़र आता है तो हमारी वायु सैनिक जो उसमें रहते हैं कि किस तरह से वो रेस्क्यू करके और लोगों की जान बचाते हैं। सर अभी नहीं, हम इतिहास में भी जाकर देखेंगे सर, जब आपने 1932 से भी जिक्र किया है सर, तो जिस भी चाहे युद्ध की बात कर लीजिए, आपात स्थिति की बात कर लीजिए, सदैव वायुसेना जो है डट कर
खड़ी रही है। सर ये तो हो गया सर आपातकाल में। सर जिस तरह से बाकी जो सेनाएं रहती हैं तो सिविल वगैरह में भी समाज के बीच में भी उनकी बहुत सारे योगदान या महत्वपूर्ण यहाँ रहता है। सर वायुसेना का भी क्या जनता के बीच में जाकर जब नॉर्मल उसमें रहते हैं तो किस तरह से कार्य क्षेत्र उनका हम आकलन करते हैं? देखिए, भारतीय वायुसेना जो है एडवेंचर के काम भी बहुत सारे करती है, जैसे पैरा जंपिंग, पैरा सेलिंग, तो ये सब काम भी भारतीय वायुसेना करती है। और वो कॉलेजेस में जाती है, वहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको उत्साहित करती है पैरा जंपिंग के लिए, पैरा सेलिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग भी देती है, उनको वो कराती है। ग्लाइडर का ऑपरेशन आपने सुना होगा, एनसीसी के थ्रू जो है हम जी बस एनसीसी की भी चर्चा करने वाली थी। ग्लाइडर ऑपरेशन जो है वो भारतीय वायुसेना कराती है। इस तरह से उन बच्चों को उत्साहित करती है। एक तो देखिए क्या होता है, कई बार एक डर होता है जी, खासकर यदि पैरा जंपिंग करने हैं तो एक हाइट का कईयों को डर होता है, डर लगता है कूदने पे, एक ये लगता है कि कहीं पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा। भारतीय वायुसेना वहाँ एक बड़ा रोल अदा करती है। एक तो ग्लाइडर एक ऐसा जहाज है उसमें इंजन नहीं है फिर भी उड़ रहा है। अच्छा, तो भारतीय वायुसेना सबको बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एविएशन मशीन है, जितना आप प्यार करेंगे उससे उतना ही वो आपको रिस्पॉन्स देगी। तो एनसीसी के थ्रू भारतीय वायुसेना जो है बच्चों को ट्रेन करती है एविएशन फील्ड में। जी, पैरा जंपिंग की प्रैक्टिस कराती है, पैरा सेलिंग की प्रैक्टिस कराती है। जी सर, आपने एनसीसी की चर्चा की। बच्चे स्कूल में, कॉलेज लेवल पर एनसीसी में जाते हैं और तो तीनों सेनाओं के लिए विकल्प रहता है उसमें। सर एनसीसी में आने के बाद भी कुछ हमारे नंबर्स या कुछ बेनिफिट हमको आगे इस प्रोफेशन में अगर हम आए तो मिलता है क्या सर? जी हाँ, एक एनसीसी का सर्टिफिकेट सी होता है जी, जो सबसे हाईएस्ट है जी, तो उसका प्रेफरेंस मिलता है इंटरव्यू के टाइम में, उसका प्रेफरेंस तो मिलता है। जी सर, जो हमारे बच्चे हैं मतलब अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और वो भी देश से प्रेम करने की जो भावना रहती है, देश प्रेम की भावना रहती है, उससे कनेक्ट करें, क्या ऐसी गतिविधियां या कैसी एक्टिविटी, एनसीसी तो है कि हमारे स्कूल कॉलेज को भी इस तरह की गतिविधियां किस तरह से संचालित करनी चाहिए ताकि हम एक जुड़ाव महसूस कर सकें देश के साथ अपना, और स्पेशली हमारे सैनिकों के साथ? मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि यदि हम सैनिकों को केवल सम्मान दें जी, यदि आपको वो कहीं पे मिलते हैं, जैसे अभी बड़ी ख़राब सी तस्वीरें सामने आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो कुछ सैनिक जो छुट्टी पे गए हुए थे उनको अचानक बुलाया गया। अब जब वो अचानक बुलाया गया तो ना उनके पास रिजर्वेशन था, वो किसी तरह डब्बे में घुसे और वहाँ बाथरूम के पास सो, तो ऐसी पिक्चर्स मैंने देखी थी। देख के बड़ा दुख होता है। कई बार लगता है कि जिन हम अपने ही लोगों के लिए हम क्या क्या अपना परिवार छोड़ के गए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सालों हो गया छुट्टी नहीं जा पाए, त्यौहार नहीं मना सकते जी, तो हम भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है हमारे साथियों से, हमारे नागरिकों से कि जब भी आप किसी सैनिक को देखें तो उसको सिर्फ सम्मान चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए उसको जी। दो प्यार भरे बोल दीजिए उससे, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान दे दीजिए। यदि ट्रेन में आप जा रहे हैं उसको थोड़ा सा, यदि उसके बाद रिजर्वेशन नहीं होगा, अचानक जा रहा है वो, काफ़ी दूर का सफ़र होगा, यदि हो सकता है कुछ भी हेल्प कर सकते हैं उसकी ज़रूर कर दीजिए। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो भी सरकार में अभी कार्यरत हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप सैनिकों को देखें तो मान सम्मान से उनसे बात कर लीजिए और जो भी उनकी परेशानी है कोशिश करिए विद इन द रूल जो आप उनकी मदद कर सकते हैं आप जरूर करिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सर आपने दिया कि सबसे जो परम भावना है वो है सम्मान की, और एक सैनिक जब पूरे समर्पण के साथ अपने परिवार को और सारी चीज़ों को सब नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इसलिए युद्ध में रहता है या इसलिए डटा रहता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हम चैन की नींद सो सके। तो बहुत ही बढ़िया संदेश सर आपने दिया, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर बहुत सारी बातें, सर आपके अनुभव, आपकी चीज़ें युवाओं को जानने के लिए, लेकिन शायद हमारा ये छोटा सा समय इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत कम है। लेकिन मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है जी। मैं देख रहा हूँ कि आजकल के युवा जो है वो नशे में घुसते चले आ रहे हैं, जिसके मुंह में देखो उसको मुंह में गुटखा दिखाई देता है। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इस नशे को त्यागो और भारत माता की सेवा का नशा अपने अंदर लाओ। क्या बात है सर, वो नशा तुम्हारे लिए शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जबकि ये गुटखा तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं को नष्ट कर रहा है, तुम्हारे विचारों को नष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और सर सल्यूट है आपको हम सब की ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो देखा आपने कि किस तरह से हम सब के अंदर बस यही भावना होनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकही रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने के लायक है, लेकिन एक चीज़ बस याद रखिए कि देश है तो हम हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।